हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक नया चैप्टर और नया टॉपिक, ऐसे जो टॉपिक हैं वो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक करंट्स वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर जो लगभग टॉपिक हैं उसमें कुछ टॉपिक्स आप क्लास 10th के अंदर और कुछ प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यदि चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें इजीली आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ हम दोस्तों आज दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो है इलेक्ट्रिक करंट और एक है करंट डेंसिटी, यानी धारा घनत्व। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दोस्तों काफ़ी हद तक आपको पता है, ठीक है। 6th में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते हो, 10th में फिर से है, 12th में फिर से है, और कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम में भी आप पढ़ते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है दोस्तों, हम क्लियर कर लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है और ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए, तो ईजी है मेरे ख्याल से, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आवेशों के सतत प्रवाह की जो दर है उसको हम दोस्तों क्या कह देते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, यानी कोई भी, जैसे ये मान लीजिए वायर है, इसके अंदर जो आवेश है वो आवेश कैरियर, जो आवेश वाहक होते हैं, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। वो हम लास्ट में इस टॉपिक के लास्ट में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो आवेशों के सतत प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज ए कंटिन्यूअस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यदि हम इसमें एवरेज करंट ले लेते हैं। एवरेज करंट मतलब कि इतने समय में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी दूर गया, फिर इतने समय में इतनी दूर गया। तो इस तरह से जो एवरेज है, औसत जो धारा है, वो हम जितने भी आवेश हैं, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज, और इसमें हम जितना आपको टाइम लगा, टाइम इंटरवल, उसका हम डिवाइड कर देते हैं। इससे हम जनरली एवरेज करंट निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आवेश प्रवाह की जो दर है वो समय अंतराल में नियत नहीं हो, यानी टाइम के साथ वो बदलती जाए, ठीक है। यानी आवेश जो है दोस्तों वो चेंज होते रहें टाइम इंटरवल में, उसके साथ कंटिन्यूटी न बनी रहे। इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो आवेशों का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, उनकी जो आवेश क्वांटिटी ऑफ चार्जेज है वो यदि चेंज होती रहे, कांस्टेंट नहीं रहे, ठीक है, डज नॉट रिपीट, तो हम दोस्तों उस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस करंट लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जैसे गाड़ियों के अंदर जो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं, उसके द्वारा हम जो स्पीड लेते हैं, जैसे 45 की स्पीड, फिर 46 की स्पीड, तो वो जो स्पीड होती है वो कौन सी है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी ताक्षणिक चाल है। तो वही हम यहाँ ले रहे हैं। यदि इस तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे तो हम वो ले लेते हैं आई, या आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है दोस्तों। तो आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब डेल्टा टी यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है, उसमें चार्जेज मूव बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम डेल्टा से भी और छोटी सी क्वांटिटी ले लेते हैं चार्ज की, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है दोस्तों। इसकी यूनिट है, वो यूनिट क्या आ जाएगी आप जानते हो, यूनिट आ जाएगी चार्ज की होती है दोस्तों कूलम अपॉन और सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम अपॉन कूलम, कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड, ठीक है दोस्तों, कूलम अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपके हो जाता है, तो ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और कूलम अपॉन सेकेंड को हम दोस्तों क्या कह देते हैं,
एम्पियर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एम्पियर भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें हो जाता है। अब इसमें 2-4 पॉइंट आप ध्यान रखें कि ये इनर्शिया जो है जड़त्व के गुण का पालन करता है। जो चार्ज हैं, चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक मास जो वाली क्वांटिटी है, तो ये जड़त्व पर डिपेंड करती है। और दूसरी बात, इसमें यदि हम चार्ज कैरियर ले रहे हैं अलग अलग मटेरियल पर, जैसे हम यदि ठोस की बात करें, ठोस के अंदर, लिक्विड के अंदर, है ना, गैसों के अंदर, तो यदि हम धातु की बात कर लेते हैं, धातु का मतलब दोस्तों मेटल है, और मेटल कैसा होता है? चालक है। यानी हम कंडक्टर की बात करते हैं, कोई मेटल मटेरियल की बात करते हैं, तो उसमें जो आवेश हैं वो आवेश वाहक, यानी आवेशों के रूप में हम जो चार्ज कैरियर ले रहे हैं वो लेंगे हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या लेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यदि हम अर्धचालक ले लेते हैं, सेमीकंडक्टर, क्या ले लेते हैं दोस्तों? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में दोस्तों क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर में दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक होल होते हैं, होल। वो दोनों के दोनों आपके इसमें अर्धचालकों के रूप में, आवेश वाहक, अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये आपने लिख ही लिया, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ से। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम कोई विसर्जन नलिका ले लेते हैं, यानी कि गैसीय रूप में, ठीक है, इमर्जन रॉड, तो उसमें दोस्तों हम कोई गैसीय रूप में, ये एक तरह से जो विसर्जन नलिका उसमें कोई गैस होती है, तो उसमें दोस्तों धनायन, ठीक है, और ऋणायन, ऋणायन के रूप में दोस्तों कौन मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन, गैसेस के रूप में धनायन और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम और लें, इसमें ये विद्युत अपघट्य ले लेते हैं, कोई सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स हम ले लें, विद्युत अपघट्य, तो भी उसमें दोस्तों क्या होगा? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य में आयंस होंगे, विसर्जन नलिका, इमर्जन रॉड में भी आयंस होंगे, और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इंसुलेटर में तो कुछ होता नहीं है, कंडक्टर ये जो चार्ज कैरियर हैं, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। तो ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। अब हम बातें कर रहे हैं दोस्तों चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी जब हम पढ़ेंगे उसमें दोस्तों काफ़ी हद तक आपके जो चार्ज वाली ये जो चार्ज डेंसिटी नहीं दोस्तों, करंट डेंसिटी जब हम पढ़ेंगे तो करंट डेंसिटी में करंट की कुछ बातें भी हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। तो करंट डेंसिटी, हाँ तो दोस्तों करंट डेंसिटी से क्या मतलब है? डेंसिटी आप काफ़ी हद तक क्लियर कर चुके हो पीछे भी, जैसे 11th में आप पढ़ते थे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। इसी प्रकार दोस्तों जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें भी आप डेंसिटी के बारे में क्लियर कर चुके हो, आपको ध्यान होगा, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ध्यान है दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ध्यान है, और आयतन आवेश घनत्व है। इस तरह से आपने अलग अलग टॉपिकों में अलग अलग तरह से डेंसिटी को मेज़र किया था। तो दोस्तों जो डेंसिटी है वो पर यूनिट जो भी आपके मटेरियल जिसमें सिचुएटेड रहता है या लोकेटेड रहता है और उसका एरिया निकलता है, ठीक है, या उसकी लेंथ या फिर वॉल्यूम, उसके अकॉर्डिंग हम जनरल बात करें, जैसे डेंसिटी रो इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है? रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो Q/L। ध्यान है दोस्तों,
इसी प्रकार यदि हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A या Q/S। इसी प्रकार दोस्तों इसी के जैसा ही है, इसको आप कंफ्यूजन हो तो D लिख लीजिए। ये होता है दोस्तों Q/V, आयतन आवेश घनत्व, यानी कि क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोस्तों अलग अलग होती हैं। तो यहाँ हम ऐसे ही एक वायर ले रहे हैं, ठीक है, और उस वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से पर यूनिट जो करंट फ्लो हो रहा है, पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम कह देते हैं करंट डेंसिटी। सिंपल है, यानी एकांक काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में प्रवाहित धारा को हम दोस्तों क्या कह देते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। एकांक काट क्षेत्रफल यानी जो एरिया है, यदि हम वो 1 मीटर, ठीक है, यदि हम इसी को ही यहाँ कर लें कि डेल्टा S जो है वो 1 मीटर हो, तो जो J है वो किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, करंट के इक्वल हो जाता है। ये इसकी यहाँ डेफिनेशन के रूप में मैथमेटिकल हमने लिख लिया है, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, एकांक काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम कह देते हैं दोस्तों धारा घनत्व। यानी कि क्या हो जाएगा, ये है धारा और ये है दोस्तों क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसकी दोस्तों यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी दोस्तों एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसकी जो विमा है, विमीय समीकरण, वो भी दोस्तों m तो नहीं है 0, l ऊपर जाएगा तो -2, t भी नहीं है और a 1 हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला जो है, डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो हो जाएगी m0 l -2 t0 और a 1। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, सरल है। अब इसमें दोस्तों ये हमने एक कंडीशन ली है, यदि इसके अलावा हम कोई दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, जैसे हम इसमें बात करें, यहीं बना लेते हैं डायग्राम, कि ये करंट और साथ ही साथ यदि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हो, ये करंट डेंसिटी हो, और यहाँ दोस्तों यूँ इस तरह से आपके ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ डेल्टा S जो है, यहाँ आपको डेल्टा S के साथ कोई एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आपने ये वाली बनाई है, ये फेज सिचुएशन हो गई। ठीक है, फिगर 1। लेकिन यदि दोस्तों ये हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेक्स एन एंगल थीटा, दो डायरेक्शन जो फ्लो ऑफ करंट है, द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेक्स एन एंगल थीटा टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन के साथ अभिलंबवत जो क्या है क्षेत्रफल है, उसके साथ यदि इलेक्ट्रिक करंट एंगल बनाए, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा लंबवत काट क्षेत्रफल से कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। तब दोस्तों क्या होगा, ये देखिए आप, जैसे ये आपके इलेक्ट्रिक करंट या जे की डायरेक्शन है और ये आपके दोस्तों स्टार्ट में है, यूँ, ये स्टार्ट में यूँ है। अब दोस्तों इसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा एरिया को चेंज कर देते हैं, लाइक दिस, ये वाला हो गया।
तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ये जो नॉर्मल है ये एरिया के परपेंडिकुलर होता है। कौन सा नॉर्मल? जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल के रूप में है और वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये हम थीटा ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं डेल्टा एस वेक्टर, और ये दोस्तों आपके जे वेक्टर है, ये वाला जे वेक्टर। शुरू में दोस्तों इस तरह से है और फिर ये थोड़ा सा हमने इसको थीटा एंगल पर यूं क्या कर दिया है, बेंट कर दिया है, ये वाला। तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, इसी को ही हम क्लियर करें। तो डेल्टा आई इक्वल्स टू हो गया जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो डेल्टा आई इक्वल्स टू हो गया दोस्तों जे डेल्टा एस कोस थीटा, जे डेल्टा एस कोस थीटा, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि जे वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, या जे इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों डेल्टा आई अपॉन डेल एस कोस थीटा। कहने का अर्थ ये है कि ये दोस्तों डेल्टा एस है इसके साथ, तो इसको यदि हम इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा एस कोस थीटा। इसके जो कौन सा घटक हो गया ये दोस्तों, क्षैतिज घटक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से एंगल आ गया थीटा जो जे और डेल्टा एस के इन बिटवीन है, उससे आपके इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें दोस्तों दो तीन चीज़ें क्लियर होती हैं, ये आप ध्यान रखें, अच्छी बातें हैं कि सबसे पहले जो आई है, आई वो यानी पहला पॉइंट हम ले लें आई, आई मतलब दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये दोस्तों ए पर यानी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। आई जो है वो एरिया हम ले रहे हैं दोस्तों डेल्टा एस। इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, इसको हम, तो ये आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जे डेल एस कोस थीटा, जे डेल एस कोस थीटा। तो आई जो है वो एरिया पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे कैसा हो, समरूप या असमरूप, चाहे समरूप या असमरूप काट क्षेत्रफल हो, काट क्षेत्रफल हो, ठीक है। आई डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बात आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि आई जो है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। आई की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, आई जो है करंट चेंज नहीं होगी। बट यदि आप क्या लें दोस्तों, लेकिन यदि आप ये ले लेते हैं, क्या जे लेते हैं, जे दोस्तों यदि हम समरूप विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र का नाम आ रहा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में ये वाली सिचुएशन जब होगी तब दोस्तों थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री।
थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि यूँ, और ये जो थीटा जो ये परपेंडिकुलर यानी जे वेक्टर भी इधर ही रहेगा और डेल एस वेक्टर भी इधर ही रहेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू जे इंटू डेल एस हो जाएगा। ये तो हो गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, परंतु थीटा का मान यदि नॉन यूनिफॉर्म ले लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसमें दोस्तों ए की वैल्यू जब चेंज होगी, यानी ए की वैल्यू जब परिवर्तित होगी, ए की जगह सॉरी डेल्टा एस, तो क्षेत्रफल का मान बदलेगा। तो दोस्तों जो जे है उसका मान भी भिन्न भिन्न होगा, भिन्न डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग जे पर, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी क्षेत्रफल पर जो आपके धारा घनत्व है वो निर्भर करता है, जबकि धारा जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये आगे का थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए, अदरवाइज आप शुरू में इसकी डेफिनेशन और इसकी यूनिट वो सफिशिएंट है, प्लस इसकी विमीय सूत्र जो डायमेंशनल फार्मूला था वहाँ तक लिख सकते हो। ये थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।